हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एपीएस एग्जाम के लिए सभी क्लासेस रीशेड्यूल कर दी गई हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग हिंदी लेटर राइटिंग की क्लास यहां पर देख रहे हैं। और दोस्तों, हिंदी क्योंकि आपकी 50 नंबर की हिंदी यहां पर आने वाली है, उसमें टॉपिक नंबर 2 आप जब देखेंगे तो हिंदी लेटर राइटिंग का है। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके हिंदी लेटर राइटिंग से जरूर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि आपका ये पत्र लेखन का चैप्टर नंबर 2 है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बात की थी कि आपका जो लेटर होता है कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र की हम लोगों ने बात की थी, औपचारिक अनौपचारिक पत्र की बात की थी। उसी के अंतर्गत औपचारिक पत्र के अंतर्गत आपका कार्यालय पत्र आता है। तो मुख्य रूप से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी कार्यालय पत्रों से ही बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर एपीएस का एग्जाम मुख्य रूप से आपका, क्योंकि सरकारी आप पद यहाँ पर ले रहे हैं और सरकारी पद मुख्य रूप से आपका यहाँ पर कार्यालय पत्रों के सब उसमें आपको देखना रहता है, पढ़ना रहता है। तो उसी के अंतर्गत आपके क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड आएगा। यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे कार्यालय पत्रों के प्रकार जो होते हैं, आपका सरकारी पत्र हो गया, अर्ध सरकारी पत्र हो गया, परिपत्र, अनुस्मारक, अधिसूचना, शासनादेश, इन सब के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। और इसके साथ ही उसका प्रारूप भी देखेंगे, किस तरह वो होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इससे क्वेश्चन आप पूरा वीडियो देखने के बाद आसानी से कर लेंगे। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम एमसीक्यू के माध्यम से आपको यहाँ पर कराएंगे वीडियो के माध्यम से, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसके साथ ही बता दें दोस्तों, जो लोग पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपका पूरी जो प्री एग्जाम आपका है, जिसमें आपका हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया और जीएस हो गया सेक्शन, पूरा वहाँ पर कंप्लीट आपकी तैयारी कराई जाएगी। वीडियो क्लासेस हो गया, पीडीएफ नोट्स हो गया और टेस्ट सीरीज के माध्यम से कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसमें लेटर पढ़ते हैं और एक एक चीज़ बारीकी से यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सरकारी पत्र की। देखिए, ये सब जो पत्र हम लोग देखेंगे ये सभी आपके कार्यालय पत्रों के प्रकार हैं। और सभी लोग जानते हैं कि कार्यालय पत्र आपके औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। औपचारिक पत्र क्या होते हैं, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। जो औपचारिक रूप से लिखे जाते हैं, जो अपने सगे संबंधियों को नहीं लिखे जाते हैं, वो पत्र औपचारिक होते हैं। और जो अपने मित्र हो गया, सगे संबंधी हो गया, उनको जो पत्र लिखा जाता है वो आपके अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर सरकारी पत्र पढ़ रहे हैं, तो सरकारी पत्र कार्यालय पत्रों का ही प्रकार है और कार्यालय पत्र आपका औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। तो उस प्रकार से आपका सरकारी पत्र हो गया, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, ये सब भी आपके औपचारिक पत्र ही कहलाएंगे। तो एक एक पत्र यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो देखेंगे वो सरकारी पत्र है। क्या होता है ये, तो देखिए, सरकार के कामकाज से संबंधित सरकारी पत्र या शासकीय पत्र, जिसको ऑफिशियल लेटर भी कहा जाता है, इनका प्रयोग सरकारी विभागों, कार्यालयों, सरकारी विभाग हो गया यानी डिपार्टमेंट्स, अलग अलग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट आपके जो कार्यालय होते हैं वो हो गया। सरकार के कामकाज के संबंध में अनेक तरह के पत्राचार किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रयोग सरकारी पत्रों का ही होता है। देखिए, हालांकि अभी आपका टेक्नोलॉजी यहाँ पर बढ़ी है और यहाँ पर कंप्यूटर के माध्यम से चीज़ें सब की जा रही हैं, लेकिन फिर भी अभी आपका पत्रों का यूज यहाँ पर किया जाता है। जो आपके संदेश आदान प्रदान के लिए या कोई भी चीज़ आपका होती है वो पत्रों के माध्यम से ही इस समय भी आपका यहाँ पर जो है संदेश पहुँचाया जाता है या वहाँ पर सूचना दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सरकारी पत्र की विशेषताएं देख लेते हैं। तो सरकारी पत्र पूरी तरह से औपचारिक होते हैं। इनमें व्यक्तिगत परिचय अथवा पहचान की झलक नहीं होती है। अब ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति, एक पर्सनल व्यक्ति का उसमें नाम हो, जिसने लिखा है उसका होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यह संक्षिप्त और संतुलित होते हैं। नब्बे तुल्य शब्दों का प्रयोग होता है। अब ऐसा नहीं कि इसमें बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो काम है आप वही लिखेंगे, एक्स्ट्रा इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें राजभाषा की शब्दावली रखी जाती है। इसमें प्रयोग की भाषा संयत और शिष्ट होती है। सरकारी पत्र हमेशा अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं। मैं अथवा हम जैसे सर्वनामों का प्रयोग इनमें नहीं किया जाता है। तो ये एक एक चीज ध्यान रखिएगा। आपका जब क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं से बनेगा। अब स्टेटमेंट दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा सरकारी पत्र की विशेषता नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे तभी आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो ये हम लोग विशेषता यहाँ पर देख ले रहे हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, सरकारी पत्र में एक निर्देश अथवा सूचना एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है। यदि दूसरी बात लिखनी हो, यानी कि एक सूचना आपको देना हो पत्र के माध्यम से, तो एक ही पैराग्राफ में उसको लिख दीजिए। यदि जरूरत है कि आपको एक ही पत्र के द्वारा 2-3 सूचना देनी हो, तो फिर उसको अलग पैराग्राफ में आप लिखेंगे, 1, 2, 3 संख्या डालकर, इस तरह। तो ये आपका सरकारी पत्र की विशेषताएं हो गई। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सरकारी या शासकीय पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। उसको देखने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कार्यालय पत्रों के प्रकार कौन से होते हैं। इसके हमने पिछले वीडियो में ही आपको सब कुछ बता दिया है। तो यहाँ पर एक देख सकते हैं, पूरे ये जो पत्र हैं वो सब सरकारी पत्रों का ही एक प्रकार है। तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा या पिछला वीडियो देख लीजिएगा या पीडीएफ हम दे देंगे, उसमें आप इसको देख लीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं शासकीय पत्र यानी कि सरकारी पत्र, जो ऊपर हमने अभी पढ़ा, उसके अंग कौन कौन से होते हैं, यानी उसमें लिखा जो जाता है कौन कौन से अंग होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कार्यालय विभाग का नाम आएगा, पत्र की संख्या तथा दिनांक,
पाने वाले का नाम, पदनाम दोनों, विषय, संबोधन, पत्र का मुख्य क्लेवर, अधोलेख, प्रेषक के हस्ताक्षर, प्रस्तावना, ये सब चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रारूप भी दिया रखा है, प्रारूप हम लोग देखेंगे तो इसमें बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग और चीज़ें देख लेते हैं। सरकारी अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्रों का प्रारंभ महोदय, उपक्रम तथा गैर सरकारी व्यक्तियों को प्रिय महोदय के संबोधन में होना चाहिए। महिलाओं के लिए महोदया शब्द किया जाता है, यानी आप पत्र लिख रहे हैं तो उसमें संबोधन क्या लगाएंगे, महोदय। यदि कोई महिला अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं या कोई अध्यक्ष जहां पर वो है, जिस विभाग में आप लिख रहे हैं तो वहां पर महोदया आप लगाएंगे। सभी सरकारी पत्रों के अंत में अधोलोक के रूप में महोदय लिखना जाना चाहिए, यानी लास्ट में महोदय लिखेंगे आप। इसके बाद हस्ताक्षर तथा हस्ताक्षरकर्ता का नाम पद दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो शासकीय पत्र किसी मंत्रालय को भेजे जाने हैं और भारत सरकार के आदेश या विचारों को व्यक्त करने के लिए लिखे जाते हैं। अब देखिए उन पत्रों को यह बता दिया जाता है कि वो सरकार के निर्देश से लिखे गए हैं, यानी कि उसमें ऐसा नहीं कि उसमें पर्सनल किसी का नाम या साइन हो, वो सरकार वहाँ पे लिख दिया जाता है, भारत सरकार, इस तरह आप देखे होंगे। तो वो जो किसी जब सरकार किसी मंत्रालय या मंत्री को पत्र लिखती है तो उसमें सीधे भारत सरकार लिखा रहता है नीचे लास्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब एक एक चीज़ इसमें देखते हैं। जैसे आपका यहाँ पर कार्यालय विभाग का नाम हो गया, पत्र की संख्या तथा दिनांक। तो यहाँ पर देखिए आपका ये आपका विभाग यहाँ प्रति करके आप जो होगा विभाग उसका नाम लिखेंगे। उसके अलावा पत्र का यहाँ पर दिनांक हो गया, संख्या हो गया, यहाँ पर डाल सकते हैं। अब उसके बाद आपका आता है यहाँ पर देखिए दिनांक के बाद आपका है पाने वाले का नाम तथा पद या नाम दोनों। तो यहाँ पे देखिए ये आपका दिया गया है पद और नाम दोनों। तो कुलपति हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, तो पद और नाम यहाँ पर दिया जाना चाहिए। वैसे ये विश्वविद्यालय को लिखा जा रहा है तो केवल विश्वविद्यालय का नाम लिख दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है, विषय है, फिर संबोधन है। तो विषय देखिए, विषय यहाँ पर बीच में आपका लिखा जाता है, बिल्कुल बीचों बीच में। विषय किससे रिलेटेड आप पत्र लिखें, एक लाइन में आपको लिखना होता है क्या चीज़ आपका है मुख्य विषय। तो अनुसंधान छात्रवृत्तियाँ, यानी कि ये मुख्य रूप से अनुसंधान के लिए जो छात्रवृत्तियाँ मिलती हैं उनके विषय में ये पत्र लिखा गया है। तो ये विषय डालने से ये पता चल जाता है कि ये पत्र किस विषय में लिखा गया है। उसके बाद संबोधन आता है आपका, तो महोदय यहाँ पर लगा दिया जाएगा क्योंकि कुलपति हैं और यहाँ के कुलपति होंगे तो उनके लिए महोदय शब्द का यूज किया गया है। अब आता है आपका यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से विषय के बाद संबोधन हो गया आपका। उसके बाद पत्र का मुख्य क्लेवर, पत्र का मुख्य क्लेवर आपका ये हो जाता है जिसमें आप पत्र लिखते हैं, ये यहाँ से लेकर मुख्य क्लेवर हो गया। और सबसे लास्ट में आपका क्या आता है, सबसे लास्ट में प्रेषक के हस्ताक्षर और पदनाम होता है, यानी जिन्होंने लिखा है तो भौतिक करके जैसे उप सचिव हो गए उनका नाम होगा, या भारत सरकार यदि लिख रही है तो भारत सरकार सीधे लिखा जाएगा उप सचिव, क्योंकि भारत सरकार का जो उप सचिव होता है उसको सभी जानते हैं, नाम की जरूरत नहीं पड़ती है, तो सीधे उप सचिव भारत सरकार उसका साइन यहाँ पर होता है। तो इस तरह आपका लिख दिया जाता है। तो ये पूरा सरकारी पत्र होता है आपका, इसको ध्यान रखिएगा। एक एक पॉइंट मुख्य रूप से इसकी जो विशेषताएं हैं इस पर ध्यान रखिएगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है वो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र। यहाँ पर हम एक एक करके सभी पत्रों को यहाँ पर बताएंगे आपको क्या कौन सा होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से हम कुछ पत्रों को लिए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में, आगे आने वाले वीडियो में एक वीडियो और आएगा जिसमें जो बचे हुए आपके पत्र होंगे वो कवर हो जाएंगे, उनको कैसे लिखा जाता है, क्या वो होते हैं, किस काम आते हैं वो। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने सरकारी पत्र देखा, अब अर्धशासकीय अर्ध सरकारी पत्र को देखते हैं। तो देखिए सरकारी पत्र का ही एक उपभेद है जो आपका अर्थशास्त्रीय पत्र क्या है, ये भी एक प्रकार से आपका सरकारी ही पत्र है, इसको समझ लीजिए, उसका उपभेद है मत बस यहाँ पर। इसका प्रयोग भी सरकार के कामकाज में होता है, यद्यपि इनका प्रयोग कम होता है और ये कभी कभार ही भेजे जाते हैं। जब किसी आवश्यक काम की ओर संबंधित अधिकारी का ध्यान तुरंत आकृष्ट कराना होता है, तो सरकार के किसी आदेश या परिपालन शीघ्रता से कराना हो, तो किसी विभाग से कोई जानकारी अविलंब लेना हो, तब अर्ध सरकारी पत्र भेजे जाते हैं। इन पत्रों में औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये डायरेक्ट आपके पत्र लिखे जाते हैं, जैसे आपने सरकारी पत्र लिखा और उसके समय मान लीजिए कि वहाँ पे लेट काम हो रहा है तो फिर अर्ध सरकारी पत्र तुरंत लिखा जाता है जिससे वो काम जल्दी हो या सूचना आपको जल्दी मिले। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जब कोई अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी से व्यक्तिगत मित्रता स्तर पर कोई जानकारी चाहता है या किसी बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है तो वो अर्थशास्त्रीय पत्र के माध्यम बनाता है। अब यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है कि दो विभाग आपस में हैं, उसके दो अधिकारी भी हैं, उसका हेड हो सकता है या कोई अन्य अधिकारी भी होता है, दो विभाग अलग अलग हैं और दो अधिकारी वहाँ हैं, एक विभाग का अधिकारी दूसरा है और दूसरे विभाग का अधिकारी दूसरा है। अब वो डायरेक्ट वहाँ से जानकारी लेना चाहता है उस विभाग से, तो वो फिर उस अधिकारी को डायरेक्ट पत्र लिख देता है, तो वो अर्थशास्त्रीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र के अंतर्गत आता है। फिर वो होगा ही आपका सरकारी पत्र, लेकिन वो अर्थशास्त्रीय कहलाएगा, वहाँ पर डायरेक्ट उसको पत्र लिखता है, उसी को अर्थशास्त्रीय पत्र कहा जाता है। तो तब कभी भी आपका क्वेश्चन आ जाए कि सरकारी कार्यालयों में जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखता है तो वो किस पत्र के अंतर्गत आता है, सरकारी, अर्ध सरकारी या परिपत्र, तो ये आप यहाँ पर अर्ध सरकारी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए,
और अधिकारी चाहता है कि दूसरा अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर काम को निपटा दे। ये इसलिए लिखा जाता है कि डायरेक्ट हम आपको कह रहे हैं, आप ये तो सूचना दीजिए ये, या ये जो काम आपका लंबित है उसको कर दीजिए, क्योंकि हमको ऊपर से प्रेशर है। क्योंकि अधिकारी जो होते हैं उनके ऊपर भी कोई अधिकारी वर्क करता है, उनके ऊपर भी, क्योंकि मंत्रालय और फिर आपके कार्यालय सब एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, तो एक दूसरे के नीचे ही सब लोग वर्क करते हैं। तो इसमें जो होता है व्यक्तिगत रूप से पत्र इसीलिए इसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इससे कार्यालय जंजाल में फंसे हुए मामले शीघ्र निपट जाते हैं। या कोई मामला भी फंस रहा हो तो व्यक्तिगत लिख दिए। एक तो आपका होता है कि विभाग टू विभाग लिखा जाता है, उसमें फिर सीधे सीधे आपका जैसे कोई विभाग है तो वहाँ विभाग लिख दिया जाएगा, और जिस विभाग को लिखा जा रहा है वो विभाग यहाँ पर लिख दिया जाएगा, वो हो गया। तो और एक होता है कि आप व्यक्तिगत रूप से लिख दिए रहे जिससे आपका वर्क क्या हो, आपने पहले तो लिखा था, व्यक्तिगत रूप से लिखने से वो कार्य और जल्दी हो जाएगा, या सूचना और जल्दी आपको वहाँ से व्यक्तिगत रूप से जो जिसको लिखेंगे वो तुरंत वहाँ पे आपको कार्रवाई करेगा और सूचना निकाल कर देगा। तो इसलिए व्यक्तिगत जो सरकारी कार्यालयों में पत्र लिखे जाते हैं वो अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जब अनुस्मारक भेजने पर भी कोई उत्तर नहीं मिलता है और किसी मामले पर किसी अधिकारी का ध्यान दिलाना हो या आकर्षित करना हो तो अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। तो ये देखिए, परिपत्र यदि भेजने के बाद भी कोई चीज़ रह जाती है, यानी कि कोई काम नहीं हो रहा है या उत्तर नहीं मिल रहा है, तो फिर अर्ध सरकारी पत्र का वहाँ पर यूज किया जाता है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से ही मुख्य रूप से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र भी एक प्रकार सरकारी पत्र का ही होता है, मुख्य रूप से ये भी एक सरकारी ही पत्र होता है। दोनों में अंतर केवल अनौपचारिकता और औपचारिकता का है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि मुख्य रूप से ये अनौपचारिक रूप से लिखा जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से लिखा जा रहा है अशासकीय पत्र, और जो सरकारी होता है वो औपचारिकता यानी औपचारिक रूप से लिखा जाता है। तो इसमें क्योंकि व्यक्तिगत लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर अनौपचारिक हो गया, क्योंकि उसमें आप जो शब्दों का यूज करेंगे वो व्यक्तिगत रूप से शब्दों का यूज करेंगे, मतलब सरकारी जो शब्द होते हैं पत्रों में वो आप यूज नहीं करेंगे। हालांकि है तो सरकारी ही पत्र, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से लिख दे रहे हैं तो उसमें अनौपचारिक शब्दों का यूज हो जा रहा है, तो इसीलिए ये अनौपचारिक पत्र भी कहलाते हैं। अर्धशासकीय पत्र अनौपचारिक होते हैं और शासकीय पत्र औपचारिक होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अर्ध सरकारी पत्र की विशेषताएं देख लेते हैं। सरकारी पत्र का एक उपभेद है, सरकारी कामकाज के संबंध में इनका प्रयोग होता है। शीघ्र कार्रवाई अथवा अविलंब जानकारी प्राप्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत और आत्मीय शैली में लिखे जाते हैं। इसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। व्यक्तिगत पहचान के साथ भेजे जाते हैं, यानी कि जिसने लिखा है उसका नाम, अधिकारी का नाम जरूर यहाँ पर होना चाहिए, उसका साइन होना चाहिए। औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता है। समान स्तर के अधिकारियों के बीच अधिक प्रचलित है, यानी कि एक ही पद पर दो व्यक्ति विद्यमान है, जैसे उस डिपार्टमेंट में वो भी उसी पद पर है, आप अलग डिपार्टमेंट पे आप भी उसी पद पर है, आपका जो पे स्केल वगैरह सब है उसी लेवल का है, उसी अधिकारी का है, तो आप डायरेक्ट आपको उसको अर्ध सरकारी पत्र व्यक्तिगत रूप से भेज सकते हैं। तो ये आपका होता है कोई सूचना या कुछ कार्रवाई करने के लिए। तो इसको काफ़ी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि यूज कम होता है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, यहाँ पर जो अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है मुख्य रूप से यहाँ पर जो पहले पत्र लिखा गया सरकारी, उसकी संख्या यहाँ पर लिखी रहती है कि इस संबंध में हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं, और मुख्य रूप से यहाँ पर जिसको भेजा जाता है वो हो गया, और यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत रूप से पूरा पत्र लिखा गया है, और जो लिख रहा है उसका भी यहाँ पर नाम दिया गया है, और जिसकी तरफ से यहाँ पर लिखा गया है वो भी यहाँ पर नाम दिया जा रहा है। तो ये इसको ध्यान रखिएगा, जिस आपका विभाग या मंत्रालय से लिखा जा रहा है उसका नाम दिया जा रहा है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, परिपत्र देख लेते हैं क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पत्रों के प्रकार जब आते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि ये उसमें उसकी विशेषता दी रहती है और पूछा जाता है ये किस प्रकार का पत्र है। तो आप एक एक पत्र को जब सही से रीड करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में, तभी आप सही आंसर कर पाएंगे। यदि आपने ऊपर ऊपर पढ़ लिया, आपको केवल एक लाइन पता है कि परिपत्र ये होता है, तो उससे नहीं होगा, क्योंकि डीप क्वेश्चन आप आ सकते हैं। आप APS का एग्जाम दे रहे हैं और ये कौन कराता है, आपका UPPSC यहाँ पर कंडक्ट कराती है, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग। तो क्वेश्चन का लेवल आप उसी हिसाब से मान के चलिए। कोई ईजी तो रहेंगे, लेकिन मान लीजिए आप 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके ईजी हो जाएंगे। उसके बाद जब 2-3 क्वेश्चन बचते हैं वो उसका लेवल थोड़ा हाई रहेगा, तो 2-3 क्वेश्चन इजी तो आप आसानी से कर लेंगे, 2-3 क्वेश्चन जब आप डीप पढ़ के नहीं जाएंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं परिपत्र। तो परिपत्र देखिए क्या होता है। जिन पत्रों के माध्यम से सूचनाओं और आदेशों को प्रसारित किया जाता है उन्हें परिपत्र कहा जाता है। प्रसारित का मतलब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये सर्कुलेट किया जाता है कुल मिला के, इसीलिए इसको परिपत्र या सर्कुलर कहा जाता है। उन्हें परिपत्र कहा जाता है। परिपत्र को अंग्रेजी में सर्कुलर कहते हैं। प्रत्येक कार्यालय में प्राय सूचनाएं आदेश प्रसारित होते रहते हैं। अब कोई सूचना मिलती है जो पूरे कार्यालय में आपको देनी है तो उसके लिए परिपत्र होता है। जब कोई सूचना निर्देश एक साथ अनेक कार्यालयों को प्रेषित की जाती है। अनेक कार्यालय का मतलब है जैसे कि मंत्रालय तो एक ही होगा, तो मंत्रालय से कोई सूचना या आती है तो अब मंत्रालय
है तो आपका मंत्रालय एक है, लेकिन कार्यालय अलग होते हैं, अलग अलग राज्यों में या अलग अलग जिलों में कार्यालय आपके अलग हो गए। उन सभी कार्यालयों में पत्र भेजना है या वो सूचना जानी है कि सभी कार्यालयों में सूचना पहुंच जाए, तो उसके लिए वहां पर आपका परिपत्र का यूज किया जाता है, वही यहाँ पर है। तो अनेक कार्यालयों में प्रेषित की जाती है, उन्हें परिपत्र कहते हैं। सूचना की पुष्टि के लिए प्राय परिपत्र के साथ एक अलग नोटिस प्रेषित की जाती है। परिपत्र उन पत्रों, कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन सूचनाएं, आदेश आदि को कहा जाता है जिनकी जानकारी अनेक स्थानों को देनी पड़ती है, जिनके आधार पर अनेक स्थानों से जानकारी मंगानी होती है। या तो आप जानकारी दे रहे हैं प्रत्येक कार्यालय को, या प्रत्येक कार्यालय से कुछ जानकारी मंगा रहे हैं। तो अलग अलग कार्यालयों ने आपने लिख दिया, या कोई बड़ा डिपार्टमेंट है, उसके अंडर में कई सारे कार्यालय वर्क कर रहे हैं, तो जो डिपार्टमेंट है, विभाग एक है, जिसका एक मेन या हेड कार्यालय है, जो मुख्य कार्यालय है, उसने अपने छोटे कार्यालयों को सब पत्र लिख दिया या सूचना के रूप में, या कोई जानकारी मंगाना चाहता है प्रत्येक कार्यालय से कि वहाँ पर कोई व्यक्ति है, कैसे कार्य कर रहा है, क्या सैलरी मिल रही है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो मंगाना चाहता है, तो वो सब के लिए आपका परिपत्र लिखा जाता है वहाँ पर, ध्यान रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इन पत्रों के साथ अनेक स्थानों पर भेजा जाता है। नेक्स्ट है, परिपत्र में सबसे ऊपर दाईं ओर संख्या होती है और शेष स्वरूप वही रहता है जिसका रूप पत्र, ज्ञापन, ज्ञापन आदि में होते हैं। सरकारी पत्र परिपत्र में मुख्य अंतर यह है कि सरकारी पत्र में जो भवदीय से शब्दों का प्रयोग होता है, वह प्रयोग परिपत्र में नहीं किया जाता है। यह अन्य पुरुष के रूप में लिखा जाता है। इसमें संख्या, स्थान, दिनांक आदि सरकारी पत्र की भांति होता है। बाकी चीज़ें सेम होती है, लेकिन इसमें भवदीय वगैरह का यहाँ पर शब्द का यूज नहीं किया जाता है। प्रेषक का नाम तभी दिया जाता है जब परिपत्र मुख्यालय से बाहर अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है। इसमें संदर्भ, संबोधन और अधिलोक भवदीय की आवश्यकता नहीं होती है। हस्ताक्षर और कोष्टक में नाम तथा पदनाम अंकित होते हैं। यदि कोई संलग्न हो तो संलग्न लिखकर उसके बारे में लिख देना चाहिए। जैसे उस पत्र के साथ यदि कोई संलग्न है तो संलग्न लिख देगा, और नंबर 1 डाल के ये है, 2 डाल के ये है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसे गस्ती पत्र भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यदि क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आता है कि निम्न पत्रों में से किसको गस्ती पत्र कहा जाता है, नंबर 1 सरकारी पत्र, नंबर 2 आपका यहाँ पर विज्ञापन, नंबर 3 आपका यहाँ पर क्या हो गया, नोटिफिकेशन या सूचना जिसको यहाँ पर आप कहते हैं, वो हो गया, विज्ञापन हो गया, तो सरकारी पत्र हो गया, अर्ध सरकारी पत्र हो गया, यहाँ पर नोटिफिकेशन हो गया या विज्ञापन हो गया, या आपका परिपत्र हो गया। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका परिपत्र। परिपत्र को गस्ती पत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं जल्दी से। ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम पता नहीं दिया जाता है। जिनको यह पत्र भेजा जाता है उनके पद का नाम पता अंत में बाईं ओर दिया जाता है। कई बार ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन परिपत्र का रूप ले लेते हैं। कई बार ज्ञापन जो होते हैं, ज्ञापन दिया जाता है कभी कभी कार्यालयों को, तो और कार्यालयीय ज्ञापन परिपत्र का ही रूप ले लेते हैं कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। पत्र के अंत में भवदीय, आपका विश्वास पत्र जैसे स्वनिर्देशों शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंत में जैसे आपका भवदीय नहीं लिख दिया जाता है, उसके नीचे फिर नाम लिखा रहता है, तो वो उसका यूज इसमें नहीं होता है परिपत्र में। इसे अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी प्रेषक का नाम, पता और सेवा में लिखकर प्रेषित का पद, पता तथा संबोधन भी किया जाता है। कुछ परिपत्र में पत्र का विषय भी लिख दिया जाता है। अब जरूरी नहीं कि इसमें विषय भी लिखा हो, जैसे सरकारी पत्र में आपका विषय लिखना जरूरी होता है, तो इसमें परिपत्र में जरूरी नहीं होता है, लेकिन किसी किसी परिपत्र में लिख भी दिया जाता है। परिपत्र हमेशा उच्च कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालय को भेजे जाते हैं। ये भी है कि जो ऊपर का कार्यालय है, हेड या उससे बड़ा मंत्रालय को, ये वो नीचे के कार्यालय या डिपार्टमेंट में ही उसको भेजता है, वही परिपत्र होता है। ध्यान रखिएगा इसको, हमेशा नीचे की ओर ये जाएगा परिपत्र। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, परिपत्र में उच्च कार्यालय द्वारा कोई विशेष निर्णय, विशेष प्रस्ताव, विशेष रियायत या किसी अन्य विषय से संबंध सूचनाएं जो सर्वभारी होती हैं भेजी जाती हैं। एक परिपत्र में एक ही विषय होता है। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि एक परिपत्र में एक ही सब्जेक्ट, यानी एक ही, जैसे आपका निर्णय लिया गया तो एक ही निर्णय की बात उसमें लिखी जाएगी। कोई प्रस्ताव आया तो प्रस्ताव का परिपत्र आपका अलग से फिर भेजा जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, यानी एक ही सब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि 2-3 सब्जेक्ट एक ही परिपत्र में लिखा जाए, ऐसा नहीं। परिपत्र केवल एक विषय को लेकर चलता है। इसमें संबोधन नहीं होता है, जैसा आपका भवदीय वगैरह है। इनकी भाषा आदेशात्मक होती है। आदेशात्मक मतलब अब क्योंकि ऊपर से कोई चीज़ आ रहा है तो ऑर्डर के रूप में ही आएगा। आपसे बड़ा कोई है, वो आपसे बात कर रहा है और कोई कार्य दे रहा है, तो वो आपको ऑर्डर के रूप में ही देगा, ध्यान रखिएगा। उसी तरह कोई हेड कार्यालय है या कोई बड़ा मंत्रालय है, वो अपने नीचे डिपार्टमेंट को, या कोई हेड कार्यालय अपने नीचे के कार्यालय को पत्र लिख रहा है, विभिन्न कार्यालयों को जो अलग अलग जिले में या राज्य में स्थित हैं, तो जो मुख्य रूप से मेन हेड जिसको कहा जाता है कार्यालय है, वो अब नीचे के कार्यालयों को क्या होगा, एक प्रकार से आदेशात्मक के रूप में वो पत्र लिखेगा कि ये काम होना ही चाहिए, या सूचना हम मंगा रहे, ये हमको मिलनी ही चाहिए। इस तरह ये औपचारिक शैली में लिखे जाते हैं। इन्हें में की विषय वस्तु सार गर्भित होती है, यानी कि जो लिखना है वही, फालतू की बात नहीं। संक्षेप में पूर्ण विवरण दिया जाता है। परिपत्र में कार्यालय की सामान्य सूचना होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, परिपत्र के उद्देश्य।
परिपत्र कई उद्देश्यों के लिए जारी किए जा सकते हैं जो निम्न प्रकार है। नियमों या अनुदेशों को आवश्यकता अनुसार समान रूप से सूचित करना परिपत्र का उद्देश्य है। मंत्रालय या विभागीय कार्यालय जब कोई सूचना अथवा अनुदेश अपने अधीन कार्यालयों को भेजना चाहता है तो परिपत्र का प्रयोग करता है। एक व्यवसाय की स्थापना या हस्तांतरण, एक नई शाखा खोलना, परिसर में परिवर्तन, तो ये सब चीज़ों के लिए परिपत्र लिखा जाता है। किसी व्यवसाय को लेना या बंद करना, व्यापार का विघटन या एकीकरण, कर्मचारी की नियुक्ति, छुट्टी या सेना निवीकृत, एक भागीदार की प्रवेश या मृत्यु, बोनस जारी करना। तो ये सब चीज़ें जब हेड ऑफिस से जब चीज़ें निकल कर आती हैं तो अब विभिन्न कार्यालयों में परिपत्र के रूप में भेज दी जाती हैं। ये जो टॉपिक आपके दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, शेयर धारकों को सही शेयरों की पेशकश, तो ये सब चीज़ों के लिए परिपत्र लिखा जाता है। दोस्तों एपीएस बैच आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप 9807342092 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम बता दें आपको 499 का आपका कोर्स है और यदि आपको परचेज करना है तो इसी नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं और इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपको पेड बैच में ऐड कर लीजिएगा। मुख्य रूप से पेड बैच आपका टेलीग्राम जो आपका ग्रुप है उसमें चलाया जाता है। यहीं पर आपको वीडियो क्लासेस मिलती है और पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज भी आपका यहीं पर अवेलेबल कराया जाता है। तो यह हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको कोर्स की और अधिक जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, परिपत्र को तैयार करते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। परिपत्र सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए, जानकारी पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि जो आप परिपत्र लिख रहे हैं उसमें जानकारी पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधी अधूरी ज़्यादा संक्षेप के चक्कर में आधी अधूरी जानकारी दे दी, ऐसा नहीं। वे अस्पष्ट नहीं होने चाहिए, यानी कि स्पष्ट होने चाहिए। परिपत्र स्वर में विनम्र होना चाहिए और फॉर्म में प्रसन्न होना चाहिए। एक पत्र का मसौदा तैयार करते समय इसका उद्देश्य ध्यान रखा जाना चाहिए, यानी किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है वही चीज़ें लिखनी चाहिए। परिपत्र का संक्षिप्तता होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा आप पत्र कर दें, छोटा ही लिखें और उद्देश्य उसमें पूरा आप बता दें। भाषा में चुस्ती और कसाव अपेक्षित है, जिससे संदेश सरल, स्वाभाविक और सुंदर प्रभाव लगे, यानी कि उसकी भाषा भी आपको इस तरह रखनी होगी जिससे कई होता है कि एक शब्द में ही कई सारी चीज़ें व्यक्त हो जाती हैं, तो वो सब भाषा का आपको यूज करना होगा। तो ये आपका परिपत्र होता है। यहाँ पर देख लीजिए परिपत्र का जो प्रकार होता है, प्रारूप होता है, वो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर संख्या हो गया प्रेषक, जैसे मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। अब उत्तर प्रदेश शासन अपना पत्र लिखिएगा तो नीचे के कार्यालयों में जाएंगे, डिपार्टमेंट विभागों में जाएंगी, तो जिस विभाग को लिखा जाएगा वो यहाँ पर सेवा में आपका लिखा जा रहा है। ये जिलाधिकारी को मुख्य रूप से पत्र लिखा गया है यहाँ पर, और समस्त विभागाध्यक्ष मंडल आयुक्त को लिखा गया है और जिलाधिकारी हो गए उनको लिखा गया है। तो उन सबको पत्र लिखा जा रहा है, क्योंकि एक साथ कई लोगों को, या क्योंकि अब उत्तर प्रदेश शासन लिख रहा है तो नीचे उनके यही सब आएंगे, और कोई डिपार्टमेंट होता है तो उसके नीचे अन्य डिपार्टमेंट आते हैं, लेकिन ये पूरा शासन आपको सचिव पत्र लिख रहा है तो उसके नीचे यही सब लोग आएंगे। तो विभिन्न जो विभाग हो गए, जो विभागाध्यक्ष होंगे, मंडलायुक्त होंगे, जिलाधिकारी हो गए, उन सबको यहाँ पर पत्र लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर महोदय हो गए, विषय आपका हो गया शनिवार को कार्यालय अवकाश, तो विषय आपका दे दिया गया। हालांकि विषय अपेक्षित नहीं है लेकिन फिर भी इसमें लिख दिया जाता है। यहाँ पर इधर कहाँ से पत्र लिखा जा रहा है, लखनऊ दिनांक। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, अब जिसने पत्र लिखा है यानी कि उत्तर प्रदेश शासन में मुख्य सचिव ने पत्र लिखा है, इसने ये किस कारण से लिखा है, कार्यालय अवकाश हेतु, तो ये पत्र में उसकी बात जिक्र की गई है। उसके बाद यहाँ पर भौतिक की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है, सीधे यहाँ पर आपका आ जाता है और डायरेक्ट उत्तर प्रदेश जो पत्र यहाँ पर जैसे यहाँ पर मुख्य सचिव लिख रहे हैं तो सीधे यहाँ पर मुख्य सचिव आपका लिखा जाता है, मुख्य सचिव, और उसके नीचे आपका साइन रहता है, बस इतना रहता है। उसके बाद प्रतिलिपि उसकी लिखी जाती है, किसको ये भेजा गया है, सचिवालय के समस्त विभाग को भेजा गया है, विधानसभा सचिवालय को भेजा गया, विधान परिषद सचिवालय को भेजा गया, महालेखागार उत्तर प्रदेश को भेजा गया, राज्यपाल के सचिव को भेजा गया, मुख्यमंत्री के सचिव, सभी को यहाँ पर ये भेजा गया है। तो ये आपका ये होता है, तो ये आपका परिपत्र होता है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अनुस्मारक या स्मरण पत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रिमाइंडर कहा जाता है। इसको देखिए यूज कब किया जाता है, तो जब भेजे गए पत्र का उत्तर बहुत दिनों तक नहीं आता है तो उस पत्र की याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे ही अनुस्मारक या स्मरण पत्र या रिमाइंडर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक लाइन में तो ये इसकी परिभाषा हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसमें पत्र का प्रारूप पहले पत्र जैसा ही रखा जाता है, यानी मान लीजिए पहले कोई पत्र लिखा गया हो, चाहे वो सरकारी पत्र हो, अर्ध सरकारी पत्र हो, कुछ भी लिखा गया हो, तो पत्र का प्रारूप तो पहले जो पत्र लिखा गया है उसी प्रकार रहेगा, लेकिन रखा जाता है। इस पत्र को स्थिति के अनुसार नम्र या थोड़ी कड़ी भाषा में लिखा जाता है, क्योंकि अब परिपत्र अनुस्मारक लिख रहे हैं, तो यदि आप बड़े अधिकारी हैं और छोटे किसी अधिकारी को आपने पत्र लिखा हुआ है, चाहे वो सरकारी पत्र हो, अर्ध सरकारी पत्र हो, तो परिपत्र आप जब लिखेंगे तो थोड़ा सख्त लहजे में लिखेंगे, जिससे कि जो पत्र गया है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। तो जब आप अनुस्मारक या स्मरण पत्र लिखते हैं उसमें सख्त भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे कि प्रभाव डाले हो जाकर कि हाँ इनको जरूरत ही है अब इस कार्य का।
इस पत्र की स्थिति के अनुसार नम्र या थोड़ी कड़ी भाषा में लिखा जा सकता है। स्थिति के अनुसार, अब ऐसा नहीं कि स्थिति के अनुसार मान लीजिए उस डिपार्टमेंट या कार्यालय में कोई चीज़ें हो गई हो या कोई कार्य चल रहा हो, तो इस कारण से लेट हो रहा हो सूचनाएं आने में या सूचनाएं वहाँ पर कार्य करने में, जो भी कार्य दिया गया हो या सूचना दी गई हो तो सब करने में लेट हो रहा हो, तो उस जब वो चीज़ हो तो वहाँ पर आप नम्र भाषा का प्रयोग करेंगे कि देखिए जब भी आपका जो भी आप में बिजी जहाँ पर है वो कार्य हो जाए तो मेरा कार्य यहाँ पर हो जाना चाहिए। और यदि कोई ऐसा कार्य ना हो डिपार्टमेंट में, फ्री हो डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी वगैरह, वहाँ पर कोई चीज़ें ना हो रही तो फिर कड़ी भाषा का यूज किया जाता है। तो स्थिति के अनुसार ये बदलता रहता है। तो परिपत्र यहाँ पर देखिए अनुस्मारक या स्मरण पत्र जो होता है, एक अनुस्मारक के बाद भी कई अनुस्मारक भेजने पड़ सकते हैं। ये रिमाइंडर है क्यों, तो एक रिमाइंडर मान लीजिए आपने भेजा, एक आपने अनुस्मारक पत्र भेजा तो उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसके बाद दूसरा भी अनुस्मारक पत्र आप भेज सकते हैं। तो इसका ये है, ध्यान रखिएगा। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि एक से अधिक स्मारक पत्र भेजे जा सकते हैं या नहीं, तो आपका आंसर होगा यस, हाँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बाद वाले अनुस्मारकों में पहले पत्रों की संख्या का उल्लेख कर देना चाहिए। अब ये भी है कि पहले कितने अनुस्मारक पत्र भेजे गए हैं। मान लीजिए पहले एक भेजा गया है और ये दूसरा है तो 2 नंबर आप डालेंगे, अनुस्मारक पत्र 2। इस तरह अनुस्मारक पत्र का आकार सामान्य पत्रों की अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि इसमें तो पहले बात तो पहले ही विषय जो है आप उसी की याद दिला रहे हैं, तो केवल एक लाइन में लिख सकते हैं, 1 या 2 लाइन में, कि आपको निश्चित निर्गत तिथि को आपके कार्यालय में सरकारी पत्र भेजा गया था जिसमें ये कार्य होना था, आपके द्वारा क्यों नहीं किया गया, या ये सूचना मांगी गई आपके द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। बस 2-3 लाइन में आप लिख दीजिए। पुनः इसको आप पत्र को यहाँ पर या पुनः सूचना को उपलब्ध कराने का यहाँ पर कष्ट करें, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो ये आपका अनुस्मारक पत्र होता है। अनुस्मारक पत्र को प्राय किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी या कोई आवश्यक मामला अत्यधिक समय से लंबित होने पर, उसमें कार्रवाई रुकी होने पर पुनः याद दिलाने के लिए भेजा जाता है। अनुस्मारक शासकीय पत्र द्वारा द्रुतगामी पत्र, तार, टेलीफोन आदि अनेक माध्यम से भेजा जा सकता है। और ये देखिए आपका कई माध्यम से भेजा जा सकता है। इसका आलेख अत्यंत संक्षिप्त और 2 टूक का होता है। इसमें पिछले पत्र का विशद संदर्भ साफ साफ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अनुस्मारक पत्र में का रूप प्रायः वैसा ही होता है जैसा पहला पत्र जिस प्रारूप में भेजा गया रहता है, उसी प्रारूप में पुनः प्रेषित कर दिया जाता है। यानी प्रारूप वही रहेगा। प्रारूप का मतलब उसके लिखने का तरीका वही रहेगा। बस विषय जो आप वहाँ पे लिखते हैं विषय के नीचे, यानी जो पत्र के अंतर्गत जो चीज़ें लिखते हैं, जिसको यहाँ पर जो कहा जाता है, मतलब जो स्टेटमेंट आपने लिखा है वो कम ज़्यादा हो सकता है। बाकी प्रारूप वही रहेगा। पहले आपने क्या लिखा, फिर क्या लिखा, दिनांक वगैरह, साइन वगैरह, ये सब वही रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अनुस्मारक 1, 2 या 3 और अधिक भेजने पड़ सकते हैं। अनुस्मारक अधिक होते जाएं तो अनुस्मारक संख्या भी डाल दिया जाता है। पूर्व अनुस्मारक की संख्या तथा तिथि का उल्लेख भी किया जाता है। ये भी है कि अनुस्मारक 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा लिख रहे हैं तो उनके तिथि और कितने स्मारक भेजे गए उनका भी उल्लेख कर देना चाहिए कि ये पहला अनुस्मारक आपको 1 तारीख को भेजा गया, उसके बाद आपको 5 तारीख को भेजा गया, इस तरह। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अनुस्मारक की विशेषताएँ देख लेते हैं। अन्य सरकारी पत्रों की अपनी कोई ना कोई विशेषता होती है, परंतु अनुस्मारक की कोई अपनी विशेषता नहीं होती, क्योंकि ये वैसे ही लिख दिया जाता है जैसे है, तो इसकी कोई विशेषता नहीं होगी। क्योंकि अब ऑटोमेटिक जो पहला आपका सरकारी पत्र की विशेषता, वही पत्र यदि अनुस्मारक में लिख रहे हैं तो वही विशेषता रखेगा, तो इसकी खुद की कोई विशेषता नहीं होती है। यहाँ पे देखिए, इसका प्रथम कलेवर प्रथम पत्र की तुलना में संक्षिप्त होता है। सांकेतिक और संक्षिप्तता का प्रमुख विशेषता होती है, यानी संक्षिप्तता इसकी विशेषता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के आता है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन दिया जा सकता है। इसका काम है पूर्व में भेजे गए पत्र का उत्तर समय पर न मिलने पर याद दिलाना। अनुस्मारक पूर्व में भेजे गए पत्र के रूप को पुनः दोहरा दिया जाता है। इसका रूप पूर्व में भेजे गए मूल पत्र जैसा ही होता है। जैसे यदि पूर्व पत्र सरकारी पत्र है तो उसका अनुस्मारक पत्र भी सरकारी पत्र ही जैसे होगा, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अनुस्मारक में पूर्व में भेजे गए मूल पत्र का विषय, संदर्भ, तिथि आदि का जिक्र अनिवार्य रूप से होता है। इस पत्र के सबसे ऊपर अनुस्मारक शब्द लिखा जाता है। यदि पूर्व में 1 या अधिक से अनुस्मारक भेजे जा चुके हैं तो ऊपर या बीच में कोई दाईं और दूसरा अनुस्मारक, तीसरा अनुस्मारक लिख दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी एक लाइन, इसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आएंगे या घुमा के भी क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्योंकि पूरा का पूरा हिंदी में यदि आप तैयार कर रहे हैं, कि बाकी चीज़ें तो आपकी सरल हैं, कुछ चीज़ें ही यहाँ पर जो है हार्ड हैं, उसको आप अच्छी से तैयारी कर लेते हैं। जैसे आपका पत्र लेखन हर कोई यहाँ पर नहीं समझ पाएगा, हर कोई इतना डिटेल में भी नहीं पढ़ा पाएगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो वो आप यदि आप पढ़ के जाते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब अनुस्मारक पत्र का उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण क्योंकि खास आपका कुछ है नहीं, जिस तरह आपका सरकारी पत्र होगा या तो उसी तरह होगा, यानी जिस तरह का पत्र पहले लिखा गया है उसी तरह का पत्र आपका अनुस्मारक होगा। तो यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में दे दिया गया है। संख्या ऊपर होगी, उत्तर प्रदेश सरकार आबकारी निदेशक कार्यालय लखनऊ की तरफ से ये पत्र लिखा गया है। यहाँ पर ये लिखा गया है इसका, और फिर इसका कार्यालय का पत्र, दिनांक ये सब लिख दिया जाता है। अनुभाग अधिकारी, तो अनुस्मारक या सूचना इस तरह भी लिखा
जाता है। देखिए पत्र संख्या आपका ये हो गया, भारत सरकार, प्रेषक ये हैं, सेवा में हो गया, नई दिल्ली, अप्रैल, डेट यहाँ पर दे दी गई। उसके बाद विषय आपका दे दिएगा, महोदय हो गया, और नीचे आपका हस्ताक्षर हो गया। तो ये आपका यहाँ पर अनुस्मारक हो गया, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये आपके यहाँ पर हम लोगों ने पत्र देखे, मुख्य रूप से यहाँ पर आपके 4 पत्र यहाँ पर देखने को मिले हैं। एक आपका सरकारी, दूसरा अर्ध सरकारी, तीसरा आपका यहाँ पर परिपत्र और चौथा अनुस्मारक। तो 4 यहाँ पर हम लोगों ने मुख्य रूप से पत्र देखे, क्योंकि सभी पत्र यहाँ पर हम लोग देखेंगे, प्रकार देखेंगे, यानी कि कार्यालय पत्रों के प्रकार, तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो आने वाले वीडियो में हम लोग अन्य जो पत्र आपके हैं, बहुत सारे यहाँ पर है कार्यालय पत्र, ये देखिए आपके, ये सभी कार्यालय पत्र को हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक एक करके, एक एक की थोड़ी भी जानकारी हम लोग के पास रहेगी, क्या चीज़ होते हैं, तो हम लोग को काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा। बाकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पर सरकारी पत्र इंपॉर्टेंट था, इसको डिटेल में पढ़ा। परिपत्र यहाँ पर जरूरी था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, इन पत्रों से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं या घुमा के भी आते हैं, तो इनसे आना तय होता है, तो इनको हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। बाकी जो आपका विज्ञापन, पृष्ठांकन, सूचना, इन सबको भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सकता है अच्छे से इसको कवर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसी रही इसका ऊपर भी कमेंट करिएगा, और जिससे हम इससे और बेहतर क्लास को बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।